So hey guys, welcome back and good afternoon. And the topic which we are discussing today is of class 10th geography chapter 1, that is resource and development. So समझते हैं कि बेसिकली ये रिसोर्स और डेवलपमेंट का क्या आपस में लेना देना है इन पर्सपेक्ट ऑफ जियोग्राफी। तो सबसे पहले समझते हैं कि बेसिकली रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। रिसोर्स क्या होता है ये तो अभी हमने पिछले उसके अंदर भी डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स के अंदर, दोबारा कर लेते हैं, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। रिसोर्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो हमको किसी और चीज को कंप्लीट करने में, किसी और काम को कंप्लीट करने में, किसी और चीज को अचीव करने में हेल्प करे, वो हमारे रिसोर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको पढ़ाई करनी है तो उसके लिए ये वीडियो जो है वो आपके लिए एक रिसोर्स है, स्कूल्स आपके लिए रिसोर्स हैं, कॉलेजेस आपके लिए रिसोर्स हैं, ये बुक्स आपके लिए रिसोर्स हैं। ये सभी वो चीजें हैं जो आपको आपका गोल अचीव करने में, आपका काम पूरा होने में मदद कर रहे हैं, वो होते हैं रिसोर्सेज। डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब भी आप किसी भी एक चीज में जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उससे बेटर सिचुएशन में अगर आप पहुंच जाते हैं तो माना जाता है कि ये डेवलपमेंट हो गई है। ठीक है, ये होता है डेवलपमेंट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब समझते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द रिसोर्स प्लानिंग। हर कंट्री अपने रिसोर्स की प्लानिंग करती है। रिसोर्स की प्लानिंग से मतलब क्या है कि जो भी देखिए रिसोर्स, चाहे कोई कंट्री हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई कंपनी हो, किसी के पास भी रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं हो सकता। सभी के पास में रिसोर्स अप टू एक लिमिट ही अवेलेबल होता है, और जिस लिमिट तक रिसोर्स उसके पास में अवेलेबल है उसी को उसे जो जुडिशियली इस्तेमाल करना है, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, ताकि वो उससे बेटर से बेटर रिजल्ट्स ले सके। तो इसीलिए जब हम रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उसकी प्लानिंग कर लेते हैं कि उसको हम किस तरीके से रिसोर्स को इस्तेमाल करने वाले फ्यूचर में, तो उसी को कहा जाता है क्या? रिसोर्स प्लानिंग। अब जो रिसोर्स प्लानिंग है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहला तो उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमारी कंट्री के अंदर अवेलेबल है थ्रू आउट द कंट्री, कौन कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमारी कंट्री के अंदर अवेलेबल है जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड चीज होती है इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल, इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान। अब अगर रिसोर्स डेवलपमेंट का हमने एक प्लान बनाया है कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से डेवलप करेंगे, इस तरीके से यूज करेंगे, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए सही टेक्नोलॉजी, सही इंस्टीट्यूशनल सेटअप, सही सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है कि उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे पेट्रोल की गाड़ियों को कम करते चले जाएंगे और इलेक्ट्रिक कार्स को बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये उनकी एक रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग है। अब इसको पूरा करने के लिए व्हाट दे रिक्वायर, उनको कंपनीज से बात करनी पड़ेगी कि भाई आप जो है ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाओ, उनको चार्जिंग स्टेशंस बनाने पड़ेंगे। तो ये सब क्या है? वो टेक्नोलॉजी, वो स्किल सेट, वो सारा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं हम, जिससे कि हम रिसोर्स को अच्छे से जो प्लान किया है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट होता है इसके अंदर जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उनको नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ मीट करना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि नेशनल डेवलपमेंट प्लान हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि इंडिया एक सुपर पावर बन जाए। ठीक है, इंडिया जो है वो एक मान लीजिए कि 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए, ये मान लीजिए हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग है। ठीक है, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक प्लानिंग है। अब उस इकोनॉमिक प्लानिंग को हम अपने रिसोर्स प्लानिंग से मैच करके देखते हैं क्या हमारी उसी तरफ बढ़ रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम जो है वो टोटली इलेक्ट्रिक कार्स कर देंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर मान लो गवर्नमेंट का टैक्स कम आ रहा है और जो जो नॉर्मल कार्स हैं, जो जो पोल्यूशन क्रिएट करने वाली कार है, उनसे ज्यादा आ रहा है। तो अब एक तरीके से अगर कंट्री को 10 ट्रिलियन तक पहुंचना है तो उसको तो भैया ये जो उसने अभी बनाई है, ये जो उसने जो सिस्टम क्रिएट किया है, जो वो चाहता, वो तो यही चाहेगा ना ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो। लेकिन इसमें तो टैक्स कलेक्शन हो ही नहीं रही है, इसमें तो वो कुछ कलेक्ट कर ही नहीं पा रहा है, भाई टैक्स कम आ रहा है गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिक कार से। तो ये एक इश्यू है। ठीक है, इस तरीके से हमको डिसाइड करना पड़ता है कि वेदर आवर जो हमारा अपना खुद का जो रिसोर्स प्लान है, वेदर इट इज बिन मैचिंग विद द नेशनल प्लान और नॉट, हमारी इकोनॉमिक प्लान के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अब बात करते हैं कि लैंड यूज का पैटर्न क्या है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो जियोग्राफी की बात है तो लैंड यूज का समझेंगे कि हमारे इंडिया के अंदर जो टोटल लैंड है वो किस किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है, क्या क्या उसका आप कह सकते हो कॉम्पोनेंट्स हैं जिससे वो यूज हो रहा है। सबसे पहले तो इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल लैंड कितना है? 3.28 किलोमीटर स्क्वायर, ये मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जो है वो ये हमारा जो है वो कि लैंड है, टोटल एरिया है कितना? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ये हमारा टोटल जो है वो एरिया है इंडिया का। अब ये जो कि हालांकि जो लैंड हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर वो ओनली 93% ही है, क्योंकि ज्यादातर जो लैंड है वो
नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर, जैसे मतलब सिर्फ असम को छोड़ दें तो बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्ट की ये सब जो मतलब की कंट्रीज हैं, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, ठीक है, तो ये सभी कंट्रीज जो है वो यहाँ पर लैंड का उतना ऑप्टिमाइजेशनल यूज नहीं किया गया। ऑप्टिमाइजेशनल यूज मतलब ये वर्ड याद रखना, ठीक है, ये बहुत जगह इस्तेमाल होगा एसएसटी के अंदर, ऑप्टिमाइजेशनल यूज, ऑप्टिमाइजेशनल यूज या फिर ऑप्टिमाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को जितना उससे पॉसिबल हो उतना इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर गाड़ी मान लीजिए कि मैंने बाइक में डाली और मैंने जो है मतलब जैसे पेट्रोल मैंने गाड़ी में डाला और बाइक में डाला, तो बाइक में डालने पे 50 किलोमीटर चलती है वही 1 लीटर पेट्रोल, और गाड़ी में डालने पे 10 किलोमीटर चलती है। तो बाइक से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है इस रिसोर्स का, ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड हो रहा है ये रिसोर्स। तो बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की स्टेट जिन्होंने लैंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करा हुआ है, मतलब कि बहुत सारी लैंड खराब पड़ी है वहां पे, इसीलिए सिर्फ 93% लैंड इंडिया की यूज में है, ठीक है, बाकी सब यूज में नहीं है। नेक्स्ट इज, इसके अलावा जो है वो मतलब कि जो कुछ एरिया ऐसे भी है जम्मू कश्मीर के अंदर जो कि पाकिस्तान ने, और कुछ एरिया जो है वो चीन ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं। तो हमारा कुछ लैंड तो इस तरीके से भी खराब हो गया है कि कुछ एरिया पे पाकिस्तान का कब्जा करके बैठा है, जिसे बोलते हैं पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। कुछ कश्मीर का हिस्सा जो है वो पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की वजह से पाकिस्तान में गया हुआ है। कुछ जो है वो चाइना ने किया हुआ है, जैसे पीओसी बोलते हैं, मतलब कि पीओसी नहीं, जैसे सीओके बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। और इसी को अक्साई भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि और ज्यादा डिटेल में जाए तो अक्साई भी बोलते हैं इसको, वो पार्ट जो कि इंडिया का कश्मीर का पार्ट है और चाइना ने ले रखा है। इसके अलावा जो लैंड है वो वो जो है वो मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब कि प्रेशर के अंदर है, ठीक है, और वो जो है वो मतलब कि क्यों प्रेशर के अंदर है, क्योंकि ओवरऑल कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ऑब्वियसली लैंड पीस तो उतना ही है ना, लैंड का टुकड़े तो उतना ही है ना भाई, जितना हमारे पास में टोटल 3.28 मिलियन किलोमीटर है, तो ये 1947 में भी इतना ही था, 1900 में भी इतना ही था, और अब 2022 में भी उतना ही है। तो लैंड का जो पीस है, जो लैंड का जो मास है वो तो उतना का उतना ही है, लेकिन फिर भी जो पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो अंडर बहुत मतलब सिवियर प्रेशर है लैंड के ऊपर उस चीज का। इसके अलावा फैलो लैंड बहुत ज्यादा है। फैलो लैंड का मतलब क्या है, अब ये फैलो का मतलब FE वाला नहीं, FA वाला है, FALLOW। ये फैलो लैंड कौन सा होता है, जिसके ऊपर खेती नहीं की जा सकती, ठीक है, मतलब कि खेती नहीं की जा सकती, या पिछले 1 साल से जो पहले खेती होती थी उस पर, लेकिन अब खेती नहीं की जा सकती, या पिछले 1 साल से खेती उस पर करी नहीं जा रही, तो उसको फैलो लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो फैलो लैंड इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो एक अनसर्टेन बिजनेस है। अनसर्टेन का मतलब जिसका पक्का कुछ ना हो, जिसके अंदर कुछ मतलब श्योर ना हो कि ये ऐसा हो ही जाएगा या नहीं होगा, उस तरीके से, तो वो एक इश्यू है उसके अंदर। इसके अलावा इंडिया का जो नेट सोन एरिया है, ठीक है, वो पिछले कुछ समय से जो है वो मतलब कि आप कहो कि नेट सोन एरिया जो है वो मतलब कि पंजाब और हरियाणा के अंदर बढ़ा है, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, मतलब कि जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट की जगह है वहां पर हमारा नेट सोन एरिया जो है वो घटा है, और पंजाब, हरियाणा और यूपी इन जगहों पे नेट सोन एरिया बढ़ा है। नेट सोन एरिया होता क्या है, नेट सोन एरिया से मतलब है कि टोटल एग्रीकल्चर लैंड के लिए, मतलब टोटल जो जमीन है उसका कितना % एरिया जो हम एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको नेट सोन एरिया बोलते हैं। इसके अलावा जो वेस्ट लैंड है, बहुत सारा लैंड वेस्ट में है, ठीक है। अब कौन कौन से लैंड वेस्ट में होता है, तो मान लीजिए कोई लैंड है जो रोकी है, रोकी मतलब जहां पे मतलब की सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, पठार है। बहुत सारे एरिया जहाँ पे डेजर्ट है, ठीक है। बहुत सारे एरिया है जहाँ पे कोई मतलब की लैंड यूज नहीं कर रखा, सिर्फ जंगल सा बना हुआ है, तो वो सभी एरिया वेस्ट लैंड में आ जाता है, ठीक है। जहाँ पर कोई भी रोड्स, कोई भी सेटलमेंट मतलब बिल्डिंग्स, ठीक है, सेटलमेंट्स, कोई भी ऑफिसेज, कुछ नहीं बनाया जा सकता। अब क्या हो रहा है, इसके अलावा क्या हो रहा है, इसके अलावा मतलब कि लैंड डिग्रेडेशन का इशू है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है कि मतलब कि जब हम लैंड को कुछ जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसे लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं, जो कि जनरली किसकी वजह से हो जाता है, जो कि ओवर ग्रेजिंग की वजह से हो जाता है। ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, जब ज्यादा चर लेते हैं, जब मतलब कि जब भेड़ बकरियां जो ज्यादा चर लेती है तो ओवर ग्रेजिंग बोलते हैं। इसके अलावा जो ये ओवर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं खेतों में, उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को लैंड कंजर्वेशन करना है। लैंड कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, लैंड को बचाना है।
तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा सकती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर हम बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल किए, बिना किसी फर्टिलाइजर के, बिना किसी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के खेती करते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है। इसके अलावा क्या किया जा सकता है लैंड को बचाने के लिए, इसके अलावा लैंड को बचाने के लिए जो है मतलब कि आप कह सकते हो कि बाड़ा लगाया जा सकता है। बाड़ा लगाया जा सकता है मतलब कि फेंसिंग की जा सकती है। तो जो खेत है उसके चारों तरफ जो फेंसिंग की जा सकती है, जिससे कि जो ऊपर की जो फर्टाइल लेयर है वो बह करके पानी के साथ आगे ना जाए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगते हैं ना, तो जो मतलब कि लैंड है उसको ना जड़ मतलब जो पेड़ की जड़ें हैं वो लैंड को ऐसे पकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है, तो डिग्रेडेशन नहीं होता, उसको बह नहीं जाती। अच्छी जो फर्टाइल मिट्टी है वो बहती नहीं है। तो यही था आपका चैप्टर ओवरऑल, ठीक है। तो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। बाकी इतना टाइम देने के लिए, पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।